ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 500 के बारे में। ऐसे 500 का नाम क्या है? ऐसे 500 का नाम है ऑडिट एविडेंस। देखो, हमारे ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, कि वहाँ पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब ये जो आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है वो आप किस बेसिस पे लोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट में से। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऑडिट एविडेंस लेने जाना है। तो अभी ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हुआ? ऑडिट एविडेंस का मतलब हुआ वो इन्फॉर्मेशन जो एक ऑडिटर यूज़ करेगा और उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो कंक्लूजन फ्रेम करने जाएगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे ऑडिटर का क्या ओपिनियन क्या करता है, बेस करता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ऑडिट एविडेंस है, ये इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके की हो सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से भी आ सकती है और अदर इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जर्नल एंट्रीज करके रखी होंगी, आपने चेक्स देख लेने का, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करके रखा है, कोई इनवॉइस बना के रखी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप वो देख सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे क्या? अदर इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गए, रिटर्न कन्फर्मेशन हो गया ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड पेबल से, आपने SOPs चेक कर लिया, आपने मैनुअल्स चेक कर लिए इंटरनल कंट्रोल के कि भाई वहाँ पे क्या इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल्स बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑडिट एविडेंस। अब क्या बोला जाता है, हमें कैसा ऑडिट एविडेंस लेना होता है? तो हमेशा क्या बोला जाता है, वी हैव टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट? सफिशिएंट मतलब क्या? सफिशिएंट वर्ड यूज़ किया गया है क्वांटिटी के लिए कि भाई क्वांटिटी वाइज वो सफिशिएंट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ किया गया है किसके लिए? क्वालिटी के लिए, कि भाई जो भी ऑडिट एविडेंस होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्वालिटी वाइज वो उसके लिए बोला गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने जाते हैं, सबसे पहले हम देखने जाते हैं कि भाई ये जो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात करी गई है वो कैसे बात की गई है। आप क्या करने जा रहे हो, आप सफिशिएंसी चेक करने जा रहे हो। तो सफिशिएंसी के टाइम पे आप क्या देखोगे, जिस जगह पे आपके पास रिस्क ज़्यादा होगी उस जगह पे आप क्या करने चाहोगे, उस जगह पे आप ऑडिट के एविडेंस भी ज़्यादा नंबर्स में लेने जाओगे। ठीक है, पर जो एविडेंस लोगे वो क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी के लेने जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे जा रहे हैं, अप्रोप्रिएटनेस की बात करें तो अप्रोप्रिएटनेस किसका मेजरमेंट है, तो वो मेजरमेंट है क्वालिटी का। ठीक है, तो आप क्वालिटी कैसे मेजर करने जाओगे, तो आप क्वालिटी देखने के लिए आपको क्या चीज़ें चेक करनी है कि भाई कहाँ से आपके पास वो एविडेंस आया है, किस नेचर का आपके पास आया है, किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपने वो एविडेंसेस लिया है। ये चीज़ों को चेक करके आप क्या डिसाइड करोगे कि भाई वो जो एविडेंस है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। ठीक है, अब आपने एविडेंस लेना है और कैसा लेना है वो बोला, एविडेंस का मीनिंग बोला और किस टाइप का लेना है ये बात करी। ठीक है, इसके बाद अपने जाएंगे, आपने देखना है कि जो आप ऑडिट एविडेंस लेने भी जा रहे हो क्या वो ऑडिट एविडेंस आपके हिसाब से वो सफिशिएंट है या अप्रोप्रिएट है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपके लिए क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियलिटी। आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई उस सिचुएशन के हिसाब से मटेरियलिटी क्या चल रही है। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको रोमम चेक करना पड़ेगा कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उधर कितना है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस साइज़ का या फिर किस करेक्टरिस्टिक्स के पॉपुलेशन है। अगर आपके पास सेम टाइप का पॉपुलेशन है, सेम टाइप के आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन आपको चेक करनी है तो आप शायद कम लोगे, पर अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन है तो फिर आपको हर किसी के में से आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा, हर किसी को आपको हर किसी जगह को आपको चेक करना पड़ेगा, तो उधर में आपको ऑडिट एविडेंस ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके ऑडिट एविडेंस क्या रहने वाले। ठीक है, अब अगर ये हमने किसके लिए बात की, सफिशिएंसी के लिए बात की कि भाई सफिशिएंट है या नहीं, वो कैसे चेक करोगे, तो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे करोगे, मटेरियलिटी, रोमम और साइज और करेक्टरिस्टिक्स। फिर हमें देखने जाना है कि हमने जो ऑडिट एविडेंस लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसके लिए हम कैसे चेक करने जाएं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि वो कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है। हम वो देखेंगे कि भाई उसमें हम IP टेस्टिंग कर सकते हैं। IP टेस्टिंग मीन्स इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी, ये वाला टेस्टिंग कर सकते हैं चेक करने के लिए कि भाई वो कंप्लीट है या एक्यूरेट है या नहीं है वो चीज़। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया है, कॉपी वाला डॉक्यूमेंट आया है, जेरोक्स आया है, क्या आया। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि भाई हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ओरिजिनल आएगा तो हमारे लिए वो अच्छा ऑडिट एविडेंस है, अगर हमने कॉपी वगैरह लेके गए हैं तो वो हमारे लिए फिर उतना शायद रिलायबल ना रहे। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचर में क्या क्या हो गया, तो विजुअल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ओरल हो सकता है। विजुअल मतलब आप जाके खुद से देख रहे हो कि भाई स्टाफ चेक कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपके लिए विजुअल नेचर का ऑडिट एविडेंस हो गया।
डॉक्यूमेंट्री क्या हो सकता है कि भाई आपके पास कोई कॉपी आ गया एग्रीमेंट का, कोई सेल्स बिल आ गया, तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया। ओरल क्या हो सकता है, आपने क्या करा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लिया कि भाई अभी बिजनेस का क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें। सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं इंटरनल, आपने कोई डॉक्यूमेंट जनरेट किया, कोई ऑडिट एविडेंस जनरेट किया, जैसे क्या देख लिया आपने, कस्टमर का कोई बिल देख लिया आपने, एम्प्लॉय का वेज शीट देख लिया, ये चीज़ें क्या हो गई, इंटरनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं कि भाई बाहर से जाके आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज इनवॉइस है, सामने कंपनी इशू करेगी, दूसरी कंपनी, बैंक स्टेटमेंट है, कौन इशू करेगा, बैंक इशू करेगा, तो ये चीज़ें क्या हो गई हमारे लिए सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें ऑडिट एविडेंस लेने जाना है, तो ऑडिट एविडेंस लेने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। जैसे इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंप्लाइंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप परफॉर्म अपने क्या करेंगे, ये प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने चाहिए ताकि हम ऑडिट एविडेंस ले सकें। जैसे हमने पढ़ा था इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब जाके किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ बात करना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एंटिटी के अंदर से ले रहे हो, चाहे एंटिटी के बाहर से ले रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम ऑडिट कर रहे होंगे हमें थ्रू आउट दी पीरियड हमें क्या करते रहना पड़ेगा, इंक्वायरी लेना पड़ेगा। हम चाहें तो फॉर्मल भी ले सकते हैं इंक्वायरी और इनफॉर्मल भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कभी भी इंक्वायरी सफिशिएंट होती है, नहीं। जब भी आप इंक्वायरी करोगे आपको उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन भी करने जाना पड़ेगा। आपने इंक्वायरी लिया, इंक्वायरी में सामने वाले ने कुछ रिस्पांस दिया, अब वो रिस्पांस को आपको क्या करना है, उसको चेक भी तो करने जाना है कि भाई आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो ठीक है या नहीं है, इन्वेंट्री है तो वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, किसी चीज़ का ओनरशिप है तो ओनरशिप हमारे नाम पे है या नहीं, उन्होंने बोला तो बोलने पे थोड़ा चलना है, आपको क्या करने जाना है, फिर उसको इंस्पेक्ट करने जाना है। ठीक है, तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो, भाई दूसरे इंसान को देखो वो दूसरे इंसान काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला बंदा इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, आपको इन्वेंट्री चेक करने जाना है, तो आप वहाँ पे खड़े हो गए, तो वो आपने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, अभी हमने ऐसे पढ़ा, ऐसे 505 में क्या हो रहा था, हम जा रहे थे, हम बाहर वाले से जाके पूछ रहे थे कि अच्छा आपके यहाँ पे इतना बैलेंस है या नहीं है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऑडिट, हमने क्या करा, कोई ऑडिट एविडेंस लिया। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रीकैलकुलेशन कर सकते हैं। रीकैलकुलेशन हम किसके लिए करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कर सकते हैं। हम रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, रीपरफॉर्मेंस मतलब ऑलरेडी कोई काम चल रहा है, हम उसको चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोबारा से परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उसको क्या हो गया, रीपरफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, देन एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर अपने ने पूरा ऐसे पढ़ा था, ऐसे 520 क्या बोला हुआ था, जैसे आपको किसी चीज़ को चेक करना है ना, तो एक तो उसके पास ऑलरेडी एक तरीका दिया हुआ है, उसको आप उस तरीके से चेक ना करके इनडायरेक्ट मेथड से आप चेक करने जा रहे हो, तो उसको बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि भाई हमने एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या चेक कर सकते हैं, तो लेट्स से मुझे रेंट को चेक करने जाना है, तो रेंट को मैं क्या कर सकती हूँ, एरिया वाइज चेक कर सकती हूँ। एक तो मेरे पास क्या है कि भाई एक मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन हो गई, एग्रीमेंट होगा वो, मैं उससे चेक कर ही रही हूँ, उसके साथ मैं और दूसरे तरीके से चेक करने जाऊँ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बाजू वाले का क्या रेंट चल रहा है, मैं उस तरीके से चेक कर सकती हूँ। मैं ट्रेंड एनालिसिस कर सकती थी, मैं रेशियो एनालिसिस कर सकती थी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, ऑडिट एविडेंस अपने पास इकट्ठा कर सकती हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे, ये हमने इन जनरल सारी बातें करी, अब हम मेजर बात करेंगे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या क्या करने जाना रहता है। ऑडिट के टाइम पे आपने क्या करा होगा, काफ़ी सारे ऑडिट एविडेंस लिए होंगे, तो जब आपने वो ऑडिट एविडेंस लिए होंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए रिलायबल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, उनका रिलायबिलिटी चेक करना पड़ता है। तो रिलायबिलिटी चेक करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, तो देखो अगर आपके पास कोई ऑडिट एविडेंस आया और किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से आया, मतलब आउटसाइड दी एंटिटी, अगर आपके पास कोई एविडेंस आ रहा है तो फॉर श्योर वो ज़्यादा रिलायबल होगा। सेकेंड, अगर आपका ऑडिट एविडेंस जनरेट हुआ है वो इंटरनली जनरेट हुआ है, ठीक है, और आपके जो कंट्रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर अच्छे कंट्रोल्स हैं और फिर आपका इंटरनली जनरेट हो रहा है तो भी वो आपके लिए क्या हो गया, तो भी वो आपके लिए रिलायबल हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं कि तीसरा क्या बोल सकते हैं कि ऑडिटर है ना, ऑडिटर ने खुद जाके कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, तो अगर ऑडिटर खुद जाके ऑब्टेन कर रहा है तो जैसे ऑब्जर्वेशन करके कर सकता है, तो उसके केस में भी क्या हो गया, उसके केस में भी वो ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास, जैसे पेपर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी तरीके से, तो ओरली से बेटर तो हमारे लिए क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही हमेशा ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया कि भाई अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा ज़्यादा अच्छा रिलायबल ऑडिट एविडेंस माना जाएगा कंपेयर टू फोटोकॉपी या फिर कोई दूसरा अगर डॉक्यूमेंट दिया गया है तो वो। तो क्या 5 पॉइंट बोले गए हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका कोई भी ऑडिट एविडेंस है वो आपके लिए रिलायबल है या नहीं है। अब एज एन ऑडिटर आपको क्या करने जाना है, आपको ऑडिट एविडेंस लेने जाना है। तो जब आप ऑडिट एविडेंस लेने जाओगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई
आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने जाओगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे वहाँ के एंटिटी का, वहाँ के एनवायरनमेंट का, वहाँ के इंटरनल कंट्रोल का, और आइडेंटिफाई करोगे और असेस करने का कोशिश करोगे कि यहाँ पे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। क्या जो वो मिसस्टेटमेंट आ रही है वो फ्रॉड के कारण आ रही है, एरर के कारण आ रही है, और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस लेवल पे आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आ रहा है या असर्शन लेवल पे आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, आपने रोमम देख लिया। इसके बाद आप जाओगे और आप क्या करने जाओगे, कंप्लाइंस प्रोसीजर चेक करने जाओगे। कंप्लाइंस प्रोसीजर मतलब क्या, कंप्लाइंस प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या देखने वाले हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप ये देखोगे, आप चेक करने वाले हो कि जो कंट्रोल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमारे इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम जो हमने डिज़ाइन करके रखा है, क्या वो ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली, क्या वो कंटिन्यूटी के साथ वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें उनका एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों चीज़ों को चेक करने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, फिर इसके बाद जाके हम क्या करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने जाएंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब क्या, हमें चेक करने जाना है कि जो भी हमारे पास डेटा है वो क्या कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वैलिड है, जो ट्रांजैक्शन बैलेंस दिख रहे हैं वो क्या सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको असर्शंस को चेक करने जाना पड़ेगा। तो असर्शंस को चेक करना मतलब असर्शन क्या क्या होता है, हमने जब फर्स्ट क्लास किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था ना कि हमें सीवॉप चेक करना होता है। सीवॉप मतलब क्या, कंप्लीटनेस चेक करना, एग्जिस्टेंस चेक करना, वैल्यूएशन चेक करना, अकरेंस चेक करना, राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करना, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखना और मेजरमेंट देखना। तो हमें क्या करने जाना है, ये सब चीज़ें चेक करने जानी है। कंप्लीटनेस मतलब क्या, कोई अनरिकॉर्डेड असेट तो नहीं रह गई। एग्जिस्टेंस मतलब सारे असेट्स और लायबिलिटी आ गए। वैल्यूएशन मतलब क्या सबका जो वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया है, नहीं करा गया है। ठीक है, अकरेंस मतलब क्या कि भाई एंटिटी का जितने भी इवेंट्स और एंटिटी के अंदर जितने भी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो गई या नहीं हो गई हैं। सारे असेट्स जिनके ऊपर हमारा राइट है वो आ गया है, नहीं आ गया। जितनी भी ऑब्लिगेशन है वो हमने दिखा दी है, नहीं दिखा दी है। सारी चीज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, क्लासीफाई और डिस्क्राइब की गई है एज़ पर रिक्वायरमेंट या नहीं करी गई है। सब चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट के ऊपर मेजर किया गया है या नहीं किया गया है। तो जब हम ऑडिट एविडेंस लेने जाएंगे तो हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क असेसमेंट के बाद कंप्लायंस प्रोसीजर करना, और उसके बाद जाके क्या करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को परफॉर्म करना। इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है, और वो क्या बोला गया है, क्या आप जो ऑडिट एविडेंस ले रहे हो या आप जो भी ऑडिट एविडेंस इकट्ठा आपने किया है वो क्या आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके किया है। देखो जो भी आप कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो उस टाइम पे उधर कोई ना कोई तो होगा जिसने सारा डेटा वगैरह तैयार किया होगा। तो आप क्या उसका डेटा यूज़ कर सकते हो, हाँ आप डेटा तो ले ही सकते हो। डेटा हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात करें, हाँ यहाँ पे हम वो वाले जो हमने 600, 610, 620 में दिया था उसकी बात नहीं कर रहे, ऑडिटर्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजमेंट के अंदर कोई इंसान है, वो उसने लेट्स से मैनेजमेंट को जरूरत था किसी चीज़ का वैल्यूएशन कराना, तो मैनेजमेंट ने करा दिया, आपको रिपोर्ट दे दिया, तो उसको बोला जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो यहाँ पे क्या कवर किया गया, उसको कवर किया गया। तो जब आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे तो एज एन ऑडिटर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि भाई वो जो एक्सपर्ट है क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्या वो केपेबल है या नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिविटी रख पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई अच्छा, जब आपको ये चीज़ देखने जाना है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है या ऑब्जेक्टिविटी रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है, तो आप क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था हमारा इसके प्रीवियस वर्क के साथ। अगर एक्सपर्ट ने कुछ करा होगा तो हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, हम अदर लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो एक्सपर्ट ने वर्क किया है और वो उस वर्क के साथ फैमिलियर होंगे, उन लोगों के साथ। हम एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, हम उनका मेंबरशिप देख सकते हैं, लाइसेंस देख सकते हैं प्रैक्टिस का। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं कि उन्होंने कोई दूसरे पेपर वगैरह पब्लिश करे हो, बुक्स वगैरह कुछ लिखी हो, वो देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ऑडिटर एक्सपर्ट से जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो चीज़ें बताई है क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम चेक करोगे तो आप क्या देखने जाओगे, उसका कॉम्पिटेंट, कैपेबिलिटी यानी ऑब्जेक्टिविटी। वो देखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है। फिर सेकंड स्टेप पे क्या जाओगे, आप अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे किस चीज़ का, जो काम किसने करके रखा होगा, आपके एक्सपर्ट ने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करके रखा होगा। अब आपने देखा अच्छा इसने ये क्या है, ये वाला काम करके रखा है। अब उसने जो काम करके रखा है तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप एवेल्यूएट करने जाओ कि जो एक्सपर्ट ने काम करके रखा है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम करके रखा है, वो आप काम को अपने काम में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आपको जो भी असर्शन चेक करने जाना है, जैसे आपको कंप्लीटनेस चेक करने जाना है, तो क्या वो कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आप वो वाले काम को
यूज़ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जब आपको ये चीज़ चेक करनी होगी तो आप क्या देखने जाओगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो भी चीज़ ढूंढी है, जो भी फाइंडिंग करी है, जो भी कंक्लूजन वो निकाला है, क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है, क्या वो हमारे लिए रीज़नेबल है या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर अच्छा ठीक है, माना कि हमारे लिए रीज़नेबल है, तो फिर जब रीज़नेबल है तो हम क्या देखेंगे, क्या ये बाकी की ऑडिट एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करने देखने जाएंगे, वो भी देखने जाएंगे। फिर पहला देखा कि भाई ये हमारे काम का है या नहीं है। काम का है तो क्या बाकी की चीज़ों के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली दिखाया गया है, प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। फिर अगर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है, जो भी उसका फाइंडिंग है, वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस करता है या किसी मेथड के ऊपर बेस करता है, तो हम क्या करने जाएंगे, फिर हम वो अजम्पशंस और मेथड्स को भी चेक करेंगे। क्या वो अजम्पशंस और मेथड हमारे वो ठीक भी हैं या नहीं है, वो रेलेवेंट या रीज़नेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसने क्या करा होगा, उसने कुछ सोर्स डेटा को यूज़ करा होगा, मतलब किसी दूसरे डेटा को लेके क्या है अपना फाइंडिंग्स वगैरह दिया होगा, तो हम क्या देखने जाएंगे, हम ये भी देखने जाएंगे क्या वो जो सोर्स डेटा है वो हमारे लिए वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो कंप्लीट है या नहीं है, वो रेलेवेंट है भी या नहीं है। तो हम इन चीज़ों को देख के क्या डिसाइड करेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, सबसे पहले एक्सपर्ट को चेक करेंगे। एक्सपर्ट को कैसे कैसे चेक कर सकते हो वो देखा, फिर उसके काम को समझेंगे, फिर उसके बाद काम को चेक करने जाएंगे। तो काम को चेक करने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, अब देन इसके बाद अगर हमें क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, जैसे हमने क्या बोला था, हमें 3 चीज़ें चेक करनी थी। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी देखनी थी, वो देख लिया। अंडरस्टैंडिंग लेना था, वो देख लिया। अप्रोप्रिएटनेस देखना था, वो देख लिया। साथ के साथ हमें क्या देखना था, ऑब्जेक्टिविटी भी देखना था। अगर हमें क्या लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या भाई वहाँ पे सेफगार्ड्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, कि भाई उस थ्रेट्स को क्या करा जाए, कम से एलिमिनेट करा जा सके। ठीक है, वहाँ पे भी सेम टू सेम थ्रेड हो सकते हैं, जैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड, वो सारे थ्रेड्स अपने देखने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे, हम डिस्कस भी करने जाएंगे किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, कि भाई एक्सपर्ट के इंटरेस्ट को लेके, एक्सपर्ट के रिलेशनशिप को लेके, कि जिसके कारण हमें क्या लग रहा है कि भाई काम वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ थ्रेट्स है। ठीक है, अब हमने ये देखा। इसके बाद हमने काम वगैरह देखा। जब काम वगैरह देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। मतलब जब मैंने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ चेक करा, मेरे को क्या लग रहा है कि नहीं ये इनकन्सिस्टेंट है, या मुझे डाउट हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में मुझे परफॉर्म करने जाना पड़ेगा एडिशनल प्रोसीजर। ठीक है, एज वेल एज ये भी देखना पड़ेगा क्या इसके कारण मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है अपने प्रोसीजर में, क्या मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ एडिशंस करने पड़े, क्या इसके कारण मैटर जो है उसका जो भी मैटर है उसमें क्या चेंजेस आएगा, उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, मुझे वो क्या सारी चीज़ों को क्या करेंगे, चेक करने जाएंगे। अब जब क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें अपना ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें क्या लग रहा है, रिलायबल नहीं लग रहा या हमें इनकन्सिस्टेंट लग रहा है, तो ऐसे कौन से मैटर हो सकते हैं जिनके कारण हमारे ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पे फ़र्क आ सके। कि हमने भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ किया, हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो भी रिपोर्ट था, वो कंक्लूजन था, वो हमने यूज़ किया, पर हमें क्या लग रहा है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो हमें क्या करना पड़ा, ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म करने पड़े। तो ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनके कारण ये करना पड़े। तो जैसे जो कॉम्प्लेक्स है, वो मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका नेचर ऐसा है, उसमें रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें और दूसरे सोर्सेज दिख रहे हैं भाई किसके, ऑडिट एविडेंस के। हमें नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डाउट हो रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया है वो एज पर स्टैंडर्ड्स किया है या नहीं किया है। ठीक है, ऑडिटर को अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा किसका, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, कि भाई वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखता भी है या नहीं रखता है। ऑडिटर के साथ उसने जो प्रीवियस में काम करा होगा, जो मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ, वो हमें चेक करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं हमारे। हम देख सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को चेक करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, हम देखने जाएंगे कि भाई मार्केट में क्या स्टैंडर्ड्स चल रहा है, वो चल रहा है। हम ये देखेंगे जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कैसे काम कर रहा है, वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है या फिर वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जॉब की तरह काम कर रहा है, या फिर वो क्या है, एज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल काम करके वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या हमें हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना भी पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है।
अगर मैं बात करने जाऊँ तो हमने पूरा ऐसे में कैसे कैसे देखा। सबसे पहले हमने देखा कि ऑडिट एविडेंस लेने क्यों है, लेने हैं तो हम कैसे ऑडिट एविडेंस लेने जाएंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे लिए चीज़ सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला गया कि भाई आपको जो एविडेंस लेना है वो कैसा लेना है, रिलायबल भी लेना है, तो रिलायबिलिटी आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे। इसके बाद आप जो एविडेंसेस लेने जाओगे वो कैसे कैसे ले सकते हो, आपके पास क्या क्या मेथड्स है एविडेंस लेने के। इसके बाद क्या बोला गया कि आप एविडेंस लेने कैसे जाओगे, तो लेने का पूरा प्रोसीजर है कि भाई आपका क्या प्रोसीजर रहेगा एविडेंस लेने का। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, फिर कंप्लाइंस प्रोसीजर करते हैं, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं। इन सिंपल बोला जाए तो सबसे पहले अपने S315 330 लगाएंगे, उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज़ करो, तो आप जब उसका काम यूज़ करोगे तो आप फिर क्या क्या देखने जाओगे कि भाई हम उसका काम को यूज़, वो पहले तो वो इंसान को चेक करने जाएंगे कि भाई वो ठीक है या नहीं है, फिर उसके काम को चेक करने जाएंगे कि भाई जो उसने काम किया है वो हमारे काम का है या नहीं है, फिर काम का है तो उस काम को चेक करने जाएंगे, क्या उसके काम के कारण हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने जाएंगे। अगर कहीं पे भी हमें उसके काम को लेकर डाउट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा और सब कुछ उसके हिसाब से हमारा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक में बात की गई है किसमें, ऐसे 500 के बाद 500 में, दैट इज़ ऑडिट एविडेंस।